ऑलराइट क्लास, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कोऑर्डिनेशन का है कि बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में डिफरेंट नोड होती हैं, डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करना है वो एक काफ़ी मेजर एक इशू होता है जो कि एड्रेस करना होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनाइजेशन में फ़र्क क्या होता है? कोऑर्डिनेशन की जब आप बात करते हैं तो गोल ये होता है कि आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, ठीक है, वो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, उनका रोल क्या होगा, कौन पहले कोई रिसोर्स को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, या एग्जीक्यूट करना है कुछ, तो वो सारी जो इंटरेक्शन है और जो उनकी डिपेंडेंसी है, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन के जुमरे में आता है। एक ही मशीन के ऊपर अगर सब कुछ हो रहा हो तो कोऑर्डिनेट करना बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस वो आसान होता है। अगर डिफरेंट मशीन डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द नेटवर्क तो उसमें काफ़ी इश्यूज जो हैं वो खड़े हो जाते हैं जिन्हें आपको एड्रेस करना पड़ता है। सिंक्रोनाइजेशन की जब आप बात करते हैं, ठीक है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, तो सिंक्रोनाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी प्रोसेस ने कोई टास्क रन करनी है तो उससे पहले वो किसी और प्रोसेस के कंप्लीट होने का इंतजार करेगी। ठीक है, यानी एक खत्म होगा उसके बाद ही दूसरा वाला शुरू हो सकता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आपने डेटा सिंक्रोनाइजेशन की बात करनी है तो उसमें क्या होता है कि आपका एक नोड के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर अगर डेटा पड़ा हुआ है और उसका रेप्लिका आपको किसी और नोड पे भी मेंटेन करना है तो दैट शुड बी सिंक्रोनाइज, यानी कि एक पे अगर कोई चेंज हुई है तो उस डेटा का जहां जहां पे रेप्लिका पड़ा हुआ है हर जगह पे उसे अपडेट करना लाजमी है। ठीक है, वरना आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो आउट ऑफ सिंक हो सकता है बेसिकली। तो ये सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है और हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस और डेटा सिंक्रोनाइजेशन में क्या फ़र्क है। अगली चीज़ आ जाती है क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की जब आप बात करते हैं तो एक चीज़ याद रखें कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर आपने टाइम मेंटेन किया है और उसे अप टू डेट आप अगर खुद ही करें तो वो मैनेजेबल होते हैं, सिंपल है। ठीक है, और बेसिकली आपके सिस्टम पे कोई भी प्रोसेस रन कर रही है, उसने अगर टाइम देखना है तो वो सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम जो टाइम मेंटेन कर रहा है उसको एक कॉल करेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट हैंडल करेगा और आपको बेसिकली बता देगा कि इस वक्त टाइम क्या है। और अगर मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रही हैं एक ही सिस्टम पे और उन्होंने आपस में कोई डिसीजन मेकिंग करनी है बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से टाइम लेंगे और पहले जो भी रिक्वेस्ट करेगा उससे पहले वाला टाइम रीड करने को मिलेगा। बाद में कोई ओएस को एक्सेस करते हैं तो उसे जो टाइम नजर आएगा वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर चुका होगा। ठीक है, यानी ये नहीं होगा कि आप बाद में कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को जो टाइम स्टैम्प मिला है वो उससे पहले रन करने वाली प्रोसेस से पहले का हो, ये नहीं होगा क्योंकि जो भी प्रोसेस रन करनी है एक सिस्टम के ऊपर, ठीक है, वो एक ही टाइम को, एक ही कंप्यूटर क्लॉक को बेसिकली एक्सेस कर रही है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं जो कि डिफरेंट मशीन्स पे रन कर रही हैं और वो एक कॉमन क्लॉक के मुताबिक चलना चाह रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी इश्यूज आते हैं जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? यानी आपके डिफरेंट एप्लीकेशन है जिन्हें टाइम स्टैम्प चाहिए होता है और दे नीड टू बी इन सिंक। यानी अगर आप एग्जांपल लें मेक यूटिलिटी का, अगर आपने मेक इस्तेमाल किया हो तो मेक बेसिकली क्या होता है कि आप एक कंपाइलिंग के लिए यूटिलिटी है, प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए, और उसमें होता क्या है कि आप जब मेक रन करते हैं तो बेसिकली मेक देखते हैं कि आपकी कौन कौन सी सोर्स फाइल्स हैं जो कि अपडेट हुई हैं आफ्टर द लास्ट कंपाइल, यानी वो टाइम स्टैम्प कंपेयर करता है और पिछली दफा जो आपने कंपाइल किया था अगर किसी फाइल पे टाइम स्टैम्प उसके बाद क्या है, यानी उस कंपाइल के बाद ये फाइल अपडेट हुई है, तो इन दैट केस वो उसको रिकम्पाइल करेगा।
ऑन द अदर हैंड कुछ फाइल्स हैं जिनका टाइम स्टैम्प पिछली कंपाइल से पहले का है, तो दैट मीन्स कि ऑलरेडी ये कंपाइल हो चुकी है, तो दोबारा इन्हें कंपाइल करने का कोई फायदा नहीं है। ओके अब मेक में मसला क्या होता है कि लेट सपोज आपके जो फाइल्स हैं जिन्हें आपने कंपाइल करना है, वो एडिट आप एक मशीन पे कर रहे हैं, पर जो कंपाइलर है वो किसी और मशीन पे पड़ा हुआ है, और इन फाइल्स को आप उस कंपाइलर के पास दूसरी मशीन पे भेज के वहां पे कंपाइल करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि लेट सपोज जो कंप्यूटर ए है उसका जो अपना क्लॉक है वो कंप्यूटर बी की क्लॉक से पीछे रन कर रहा है, स्लो है, यानी ए पे जो टाइम है वो बी वाले से पहले का कोई टाइम है। ठीक है, अब होगा क्या कि बी पे लेट सपोज आपने कोई कंपाइल किया है, ठीक है, उस कंपाइल के बाद आपने कंप्यूटर ए पे किसी फाइल को मॉडिफाई किया है, और क्योंकि कंप्यूटर ए का जो टाइम क्लॉक है वो पीछे चल रही है, वो स्लो है, तो इन दैट केस कंप्यूटर ए पे जो एडिट होने के बाद टाइम स्टैम्प लगेगा वो शायद कंप्यूटर बी के कंपाइल से पहले का हो, इवन दो आपने उसे मॉडिफाइड कंपाइल करने के बाद किया था। ठीक है, तो अब क्या होगा, इन फाइलों को जब आप कंप्यूटर बी पे भेजेंगे तो वो टाइम स्टैम्प देखेगा और उसे लगेगा कि ये तो मेरे कंपाइल करने से पहले का टाइम स्टैम्प है, उसके बाद इसे चेंज नहीं किया गया, तो वो उन फाइल्स को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस इशू है, इसलिए ये एक एग्जांपल है कि आपको जो है अगर टाइम स्टैम्प बेस्ड आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फिर यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी कंप्यूटर जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है उसमें उन सारों का टाइम स्टैम्प जो है आपस उनका जो क्लॉक है आपस में इन सिंक हो। ये ना हो कि एक की क्लॉक बहुत पीछे चल रही हो, एक की क्लॉक जो है वो काफ़ी आगे निकली हो। और अगर एग्जांपल देखें कि एप्लीकेशन जिन्हें क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए होती है, तो स्टॉक मार्केट में आपने सेल या बाय करना है कोई ऑर्डर स्टॉक्स का, तो उसमें टाइम स्टैम्प इस्तेमाल हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया स्ट्रीम है, यानी एक कंप्यूटर है वो ऑडियो को मैनेज कर रहा है, एक जो है वो वीडियो को इनकोड कर रहा है, और फिर किसी तीसरी मशीन पे इन दोनों को आपने सिंक्रोनाइज करना है, यानी वीडियो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑडियो को आप इन सिंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो मशीन इन्वॉल्व है उन पे टाइम स्टैम्प जो है वो इन सिंक होना लाजमी है। वरना क्या होगा कि एक वीडियो का कोई फ्रेम है उस पर कोई टाइम स्टैम्प होगा, उसको आप मैप करना चाहेंगे किसी ऑडियो फ्रेम पे, उसका कोई और टाइम स्टैम्प होगा, तो बिल्कुल आउट ऑफ सिंक आपकी स्ट्रीम हो जाती है। फिर की मैनेजमेंट कि आपने अगर कोई की जनरेट की है तो चांसेस आपकी की एक क्रिप्टोग्राफिक की है, कोई इंक्रिप्शन के लिए की चाहिए, तो उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो की जो है डिस्कार्ड हो जाती है। तो ये जो लाइफ टाइम आपने मैनेज करना है उसके लिए भी आपको क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग, नेटवर्क कंजेशन कंट्रोल, यानी कोई अगर कंजेशन इवेंट हुआ है तो वो नोड जो है पैकेट के अंदर टाइम स्टैम्प कर देगी कि इस टाइम पे कोई मसला हुआ था फॉर एग्जांपल। तो अब अगर सारी नोड्स इन सिंक नहीं है, उनकी क्लॉक जो है आउट ऑफ सिंक है एक दूसरे के साथ, तो फिर आप कंजेशन कंट्रोल कर ही नहीं सकेंगे, जो कि टाइम स्टैम्प बेस्ड है। तो इसके अलावा डेटाबेस ने कोई क्वेरी रन की है जो कि डेटाबेस को मॉडिफाई करती है और मल्टीपल रेप्लिकास पे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो रेप्लिकास जो है उन पे प्रॉपर ऑर्डर में क्वेरी रन हुई हो। अगर क्वेरी जो है किसी ऑर्डर में एक रेप्लिका पे रन हुई है और किसी डिफरेंट ऑर्डर में किसी और रेप्लिका पे रन हुई है, तो ओवरऑल जो आपके रिजल्ट हैं वो आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे। और इसका हम थोड़ी देर में अभी पूरा एक एग्जांपल करेंगे कि ये कैसे रेप्लिकास में आपको क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है और क्यों करनी पड़ती है। ठीक है, तो क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन पे अब क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन में एक जो और इशू आ जाता है वो ये है कि वाई इज इट कि आपकी जो घड़ियां हैं वो आउट ऑफ सिंक हो जाएंगी, यानी आपने अगर एक टाइम सेट कर दिया है तो वो अब हमेशा हमेशा के लिए क्लॉक ठीक नहीं चलेगी। तो ऐसे नहीं होता, कंप्यूटर में जो क्लॉक्स होती हैं वो बेसिकली एक क्रिस्टल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, और क्रिस्टल को वो करंट पास करती हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल ऑसिलेट करता है, और उस फ्रीक्वेंसी को बेसिकली मेजर करके क्लॉक जो है अपना टिक जनरेट करती है, यानी अपना सेकंड या मिली सेकंड जनरेट करती है।
ठीक है, तो होता क्या है कि ये क्रिस्टल जो है ये इफेक्ट हो सकते हैं एनवायरनमेंट से, टेम्परेचर वगैरह की वजह से, और आपके जो डिफरेंट कंप्यूटर हैं इट इज़ पॉसिबल कि उनमें क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट करने की वो स्लाइटली डिफरेंट हो। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्यूटर के जो टाइम है वो एक दूसरे से, यानी सेट जो है, आप लेट सपोज दो कंप्यूटर पे साइमल्टेनियसली टाइम सेट कर देते हैं, पर क्योंकि उनके क्रिस्टल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे होंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके जो क्लॉक्स हैं दोनों कंप्यूटर्स की वो एक दूसरे से हट जाएंगे, आउट ऑफ सिंक हो जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट, तो अब सिंगल कंप्यूटर है, सिंगल क्लॉक है, उसमें अगर थोड़ा सा ऑफसेट हो जाए क्लॉक तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोसेसिंग उस कंप्यूटर पे रन कर रही हैं वो उसी क्लॉक को एक्सेस कर रही हैं, तो अगर कोई किसी का टाइम ऑफ है भी तो बाकी सारों का भी टाइम उतने से ही ऑफसेट हुआ होगा। यानी प्रोसेस ए ने अगर पहले कोई चीज रन की है और प्रोसेस बी ने उसके बाद रन किया है, तो दोनों का टाइम शायद यूनिवर्सल टाइम से हट गया हो, पर होगा क्या कि आपस में दोनों जो है उनमें एक ऑर्डर मेंटेन होगा। यानी टाइम स्टैम्प दोनों का जो होगा उसमें प्रोसेस ए का टाइम स्टैम्प पहले वाला ही होगा और प्रोसेस बी का जो टाइम स्टैम्प है वो बाद वाला ही होगा। तो कहने का मतलब है सिंगल कंप्यूटर पे इतना मसला नहीं है। मल्टीपल कंप्यूटर पे अगर आप बात करें तो वहां पे जो है जो स्क्यू होगी उससे एक मसला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कंप्यूटर का अपना एक क्रिस्टल होगा, यूनिवर्सल टाइम से वो सारे के सारे एक सर्टेन टाइम से हट जाएंगे, और लाजमी नहीं है कि सारे कंप्यूटर बराबर ही हटे। कोई कोई जो है कुछ मिली सेकेंड से ऑफसेट होगा, कुछ और किसी और मिली सेकेंड से ऑफसेट होगा। तो उसकी वजह से जो टाइम टाइम स्टैम्प डिपेंडेंट एप्लीकेशन है जो कि टाइम स्टैम्प इस्तेमाल करती है वो फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन जो है फेल हो जाएगी इन दिस केस। ठीक है, हमने यूनिवर्सल टाइम की बात की है, तो यूनिवर्सल टाइम क्या होता है, या फिर इसका एक और नाम है यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड यूटीसी। ठीक है, तो आजकल जितनी भी इंटरनेशनल जो भी टाइम कीपिंग हो रही है वो इस यूटीसी की बेसिस पे होती है। यानी होता क्या है कि आपके पूरी दुनिया में कुछ शॉर्ट वेव रेडियो स्टेशन है जो कि हर सेकंड के बाद एक सिग्नल भेजता है। ठीक है, सिमिलरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, वो भी कुछ टाइम के, हर टाइम पीरियड के बाद जो है एक सिग्नल भेजते हैं हर रिसीवर को। ठीक है, अब होगा क्या कि जो जो मशीन इस सैटेलाइट या इस रेडियो स्टेशन का सिग्नल रिसीव कर सकती है, ठीक है, तो वो सिग्नल रिसीव करते साथ ही अपने वो समझ अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हर सेकंड के बाद शॉर्टवेव रेडियो स्टेशन ने करंट टाइम जो है वो सेंड किया है, तो जिस जिसको वो सिग्नल मिलेगा वो डिवाइस जो है अपना करंट टाइम देखेगा और वो देखेगा कि ये जो सिग्नल रिसीव हुआ है इसमें टाइम क्या है, और इस सिग्नल के मुताबिक वो अपने टाइम को जो है अपडेट कर देगा कि इन केस वो ऑफ था। बाय द वे, जब मैं ऑफ की बात करता हूँ तो ऑफ का मतलब है कि प्रॉपर टाइम से कितना आप हटे हुए, कितना ऑफसेट है। ठीक है, तो शॉर्टवेव रेडियो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्लोज टू 10 मिली सेकेंड एक्यूरेसी मिल जाती है, और अगर सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो एक सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो 0.5 मिली सेकेंड तक आप एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल सैटेलाइट के रिजल्ट को आप कंबाइन करें तो आपको 50 नैनो सेकेंड तक की एक्यूरेसी मिल जाती है। ये कैसे अचीव होता है ये हम इग्नोर कर देंगे, इसके लिए आपको भी डिटेल चाहिए तो आप इंटरनेट पर सोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और बाय द यूटीसी रिसीवर जो है ये कमर्शियली अवेलेबल होता है, और आपके जितने कंप्यूटर हैं आपके कंप्यूटर में भी एक यूटीसी रिसीवर होता है जो कि किसी और यूटीसी सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है। इसीलिए क्या होता है कि आप अगर कंप्यूटर ऑन करें तो उसमें टाइम जो है वो मैसअप हुआ होगा, और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी क्लॉक जो है उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा करंट यूनिवर्सल टाइम के साथ। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ डेफिनेशन आ जाती हैं कि जब आप क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है प्रिसिशन का। प्रिसिशन का क्या मतलब है कि आपके पास मल्टीपल क्लॉक्स हैं, ठीक है, और आपने इंश्योर करना है कि उन दो क्लॉक के बीच में जो डिविएशन है,
ठीक है, वो मिनिमम हो और बेस्ट सिनेरियो है कि वो 0 ही हो। ठीक है, तुझे डिविएशन जितनी कम होगी, आप कह सकते हैं कि वो 2 क्लॉक्स जो है वो उतनी ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, यानी अगर आप कहते हैं कि ये क्लॉक है और यूनिवर्सल टाइम से इसकी जो डिविएशन है वो क्लोज टू 0 है, तो आप कहेंगे कि आपकी जो क्लॉक है वो काफी प्रिसाइज है। एक्यूरेसी की जब बात करते हैं तो एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि आपका जो भी यूनिवर्सल टाइम है उससे एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बीच में आपका टाइम लाई कर रहे हैं, तो दैट इज एक्यूरेसी। यानी इस चीज का क्या, एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या फर्क है? आपके 2 डिवाइसेस हैं जिनका टाइम जो है यूनिवर्सल टाइम से बिल्कुल ही हट गया हुआ है। ठीक है, पर उन दोनों की आपस में जो वेरिएशन है, डिविएशन एक दूसरे से, वो मिनिमम है, बहुत ही कम है। तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों क्लॉक्स जो है वो आपस में प्रिसाइज है, पर आप उन्हें एक्यूरेट नहीं कहेंगे। एक्यूरेट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यूनिवर्सल टाइम से वो हटके है। यानी इस वक्त टाइम क्या हुआ? इस वक्त टाइम हुआ है 4 बजने वाले, 4 बज गए लेट्स सपोज। ठीक है, अगर आपके पास 2 घड़ियां हैं जिनमें टाइम रात के 8 बजे हुए हैं और उन दोनों के बीच में जो डिविएशन है वो बहुत ही कम है, तो आप कहेंगे कि वो दोनों घड़ियां प्रिसाइज हैं, पर आप एक्यूरेट नहीं कहेंगे क्योंकि टाइम 4 बजे हुए हैं और उन घड़ियों पे वो 8 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी का फर्क होता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन और एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का। इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि आपने इंश्योर करना है, आपका अगर एल्गोरिथम इंटरनल सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो एल्गोरिथम इंश्योर कर रहा है कि क्लॉक्स प्रिसाइज हैं, यानी आपस में उनकी डिविएशन बहुत कम। एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपका एल्गोरिथम एक्सटर्नल सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है तो दैट मीन्स कि वो आपकी घड़ियों को एक्यूरेट रख रहे हैं, यानी यूनिवर्सल टाइम के साथ कंपेयर करके उन्हें उस टाइम के मुताबिक मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जब भी आपने क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना होता है, एक उसमें जो अप्रोच है जो मेनली इस्तेमाल होती है वो है कि क्लाइंट जो है किसी टाइम सर्वर को कांटेक्ट करेगा, टाइम सर्वर जो है वो करंट टाइम रिटर्न कर देगा क्लाइंट को, और बेस्ड ऑन दैट क्लाइंट जो है अपने टाइम को सेट कर देता है या जो भी अपडेट करना है वो कर देता है। ठीक है, इस अप्रोच में मसला क्या है? इस अप्रोच में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपका जो सर्वर से लेके क्लाइंट तक मैसेज पहुंचने में टाइम लगेगा, उसमें एक सर्टेन डिले होता है। ठीक है, उस डिले की प्रॉब्लम क्या है कि सर्वर ने करंट टाइम आपको सेंड किया और लेट्स सपोज वो पैकेट जो है क्लाइंट को 1 सेकंड के बाद रिसीव हुआ। ठीक है, तो अब उस पैकेट में जो टाइम लिखा हुआ था, अगर क्लाइंट अपना टाइम इक्वल टू दैट सेट कर देता है तो दैट मीन्स कि आपका जो करंट टाइम है इन रियलिटी वो यूनिवर्सल टाइम से 1 सेकंड पीछे है। ठीक है, जबकि आप चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो एग्जैक्ट, आइडियली क्या होना चाहिए कि जो यूनिवर्सल टाइम है आपका टाइम एग्जैक्ट वही है। ठीक है, तो ये आप कैसे अचीव करेंगे? तो इसके लिए फिर बेसिकली आपको एस्टिमेशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, और एक जो प्रोटोकॉल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का है वो है एनटीपी या नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्सल टाइम सर्वर है उसके साथ कनेक्ट करके क्लाइंट ने अपने टाइम को उसके मुताबिक सेट करना है। ठीक है, और ये करता कैसे, हम इसके एल्गोरिथम अब डिटेल में देखते हैं। पर पहली चीज तो ये है कि क्लाइंट जो है सर्वर से 2 वैल्यूज रीड करता है। एक ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब है कि क्लाइंट का अपना टाइम सर्वर के टाइम से कितना डिविएट कर रहा है, और दूसरी चीज है डिले। डिले होता है कि सर्वर ने जो मैसेज भेजा है वो कितने डिले के बाद क्लाइंट के पास रिसीव हुआ है। ठीक है, तो क्लाइंट ये 2 वैल्यूज मेजर करता है
और इन वैल्यूज के 8 पेयर कलेक्ट करता है, यानी 8 डिफरेंट मेजरमेंट लेता है ऑफसेट डिले पेयर की, ठीक है। और बेस्ड ऑन दोज रीडिंग्स वो देखते हैं कि कौन सी रीडिंग थी जिसमें ऑफसेट जो है, सॉरी, कौन सी रीडिंग थी जिसमें डिले मिनिमल था, और उस रीडिंग का ऑफसेट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट फिर अपना टाइम जो है वो अपडेट करता है, ठीक है। इसमें हम एल्गोरिथम की डिटेल में जाएं तो बेसिकली आपने करना क्या है, आपने प्रोपगेशन डिले एस्टिमेट करना है क्लाइंट ने, और क्लाइंट ने ऑफसेट रिलेटिव टू द सर्वर टाइम, यानी सर्वर टाइम से आप कितना डिविएट कर रहे हैं उस चीज को एस्टिमेट करना है। और इसके लिए जो एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है दैट इज क्रिस्टियान एल्गोरिथम, यानी प्रोटोकॉल आपका एनटीपी है और प्रोटोकॉल जो एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है दैट इज क्रिस्टियान एल्गोरिथम, ठीक है। और इस एल्गोरिथम में अजम्पशन ये होती है, लास्ट एक अजम्पशन ये है कि क्लाइंट से सर्वर तक मैसेज पहुंचने में जितना डिले लग रहा है, सर्वर से क्लाइंट तक मैसेज आने में भी उतना ही डिले लगेगा, यानी फॉरवर्ड पाथ में जो टाइम लग रहा है रिवर्स पाथ में भी उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। ये एक अजम्पशन है जिस पे एल्गोरिथम बिल्ड करता है, ठीक है। अब एल्गोरिथम की वर्किंग क्या है, तो सबसे पहले क्लाइंट जो है एक मैसेज भेजता है सर्वर को, और उस मैसेज के अंदर क्लाइंट अपना टाइम स्टैम्प जो है T1, यानी पैकेट भेजते वक्त जो टाइम था वो उस पैकेट के अंदर इंक्लूड कर देता है। वो पैकेट, रिक्वेस्ट पैकेट जैसे ही सर्वर पे आएगा, सर्वर बी है बाय द वे, जैसे ही सर्वर पे आएगा तो सर्वर रिसीव करते वक्त सर्वर का जो अपना टाइम स्टैम्प है एट दैट मोमेंट T2, वो उस पैकेट के अंदर राइट कर देगा। फिर सर्वर क्या करता है कि जब उस पैकेट के रिस्पॉन्स में क्लाइंट को पैकेट भेजना है, यानी करंट टाइम क्लाइंट को बताना है, तो वो पैकेट ट्रांसमिट करने से पहले उस वक्त जो सर्वर का टाइम था विच इज T3, वो भी उसके अंदर डाल देता पैकेट में। तो कहने का मतलब है कि जो पैकेट अब क्लाइंट तक जा रहा है उसमें T1, T2 और T3 की वैल्यूज पड़ी हुई है। अब जैसे ही ये पैकेट क्लाइंट को रिसीव होगा तो क्लाइंट उसी वक्त जो अपनी क्लॉक है उसको रीड करके वो भी टाइम नोट कर लेगा एंड दैट इज T4। तो अब क्लाइंट के पास 4 वैल्यूज पड़ी हुई है, T1 जब पैकेट उसने सेंड किया था, T2 जब पैकेट सर्वर पे रिसीव हुआ था, T3 जब सर्वर ने पैकेट सेंड किया है, T4 जब पैकेट क्लाइंट पे रिसीव हुआ है। ये 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन 4 वैल्यूज से उसने ऑफसेट कैलकुलेट करना है और उसने डिले कैलकुलेट करना है। तो पहले ऑफसेट पे आ जाए। ऑफसेट क्या है, ठीक है। ऑफसेट बेसिकली है कि क्लाइंट का को जो पैकेट रिसीव हुआ है उसमें जो टाइम है यानी T3, उस टाइम से लेके कितने डिले के बाद पैकेट रिसीव हुआ है, यानी ये जो डिले है, तो दिस डिले प्लस T3 जो है वो जो टाइम है, ठीक है, वो बेसिकली करेक्ट टाइम होना चाहिए था। यानी लेट्स सपोज T3 पे एक टाइम है और ये जो डिले है ये 1 सेकंड है, तो ये जब पैकेट रिसीव होगा तो इस क्लॉक का टाइम क्या होना चाहिए था, T3 प्लस 1, क्योंकि T3 नोट होने के 1 सेकंड बाद पैकेट रिसीव हुआ, ठीक है। क्या, तो ये T3 प्लस डेल्टा T जो है, ये ऐड करके जो आपको वैल्यू मिलती है, इस वैल्यू से आप कंपेयर करते हैं कि आपकी अपनी क्लॉक की वैल्यू क्या है, और वो जो डिफरेंस होगा वो ऑफसेट है, और वो ऑफसेट आप मेजर कर लेते हैं। और बाद में जो हमने पहले बात की थी कि जो लीस्ट डिले वाला आपको पेयर मिला था उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफसेट है उसकी वैल्यू को आप इस्तेमाल करेंगे और बेस्ड ऑन दैट वैल्यू आप अपने टाइम को सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन देख लें, ये जो ऑफसेट है आप T3 की वैल्यू यूज करते हैं प्लस आपने डेल्टा T कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, T2 माइनस 1
यानी T2 -1, ये आपको ये वाला डेल्टा मिल जाए, प्लस T4 -T3, यानी T4 -T3, तो ये जो टाइम है ये आपको डेल्टा मिल जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो दैट मीन्स कि ये जो फॉरवर्ड पाथ का डेल्टा था और जो फॉरवर्ड पाथ क्लाइंट टू सर्वर जो डेल्टा था और सर्वर टू क्लाइंट जो डेल्टा था, इनकी आपने बेसिकली एवरेज कैलकुलेट कर दिया। तो ये एवरेज जो है इसको आप इस्तेमाल करेंगे और इस एवरेज को आप ऐड करेंगे इनटू T3, और वो जो वैल्यू आएगी उसमें से आप T4 को माइनस कर देंगे। तो ये बेसिकली आपको दे देगा कि एक्चुअल टाइम क्या होना चाहिए था, आपकी क्लॉक का टाइम क्या है और उसका फिर ऑफसेट क्या है, वो आप सेव कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज है डिले, कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो सर्वर तक पहुंचने में और सर्वर से रिस्पांस आने में टोटल डिले कितना इनकर हुआ है। और एक बात याद रखें क्लास, आप जब मल्टीपल पैकेट रिक्वेस्ट पैकेट भेजेंगे तो इट इज पॉसिबल कि हर पैकेट कोई डिफरेंट डिले फेस करे। क्यों? क्योंकि याद रखें कि हर वक्त जो है आपका नेटवर्क डायनामिक होता है, कभी राउटर के ऊपर क्यू होगी तो डिले ज्यादा हो जाएगा, अगर क्यू नहीं है तो डिले कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका हर वक्त डिले एक वेरी कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जो 8 वैल्यू रीड करते थे जो हमने यहाँ पे बात की थी, तो वो 8 वैल्यू इसीलिए थी कि आप देख लें कि उनमें से बेहतरीन आपको रीडिंग कौन सी मिली है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट है उसे इस्तेमाल कर लें। ठीक है, एनीवे तो डेल्टा डिले कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल अप्रोच है, T4 - T1, यानी ये T4 है माइनस ये T1 है। ये आपको पूरा टाइम मिल गया है कि आपने सेंड किया और रिस्पांस आने में कितना टाइम लगा है। इसमें से आपने माइनस करना है ये वाली वैल्यू T3 - T2, यानी कितना टाइम आपकी रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर इंतजार करती रही। ठीक है, तो कितना टाइम सर्वर पे इंतजार किया और कितना टाइम एक्चुअली इन ट्रांजिशन था फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन टू सोर्स बैक। तो ये बेसिकली जो इक्वेशन है, दिस डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये जो टाइम है T4 - T1 और इसमें से निकालने T3 - T2, तो दिस इज एक्चुअली दिस T प्लस दिस T। तो इन दोनों को आप ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये बेसिकली आपको वैल्यू देगा कि सर्वर से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरीके से आपको जो भी डिले सबसे कम मिलेगा, 8 जो आपने वैल्यूज ली थी उनमें से जिसका सबसे कम डिले था उसे आप ले लेंगे, उसका जो थीटा था, जो ऑफसेट था, उसे आप इस्तेमाल कर लेंगे और बेस्ड ऑन दैट ऑफसेट आप अपनी क्लॉक को अपडेट कर देंगे। ओके, अगला पॉइंट है कि जब आप एनटीपी नेटवर्क जो टाइम प्रोटोकॉल है उसकी जब आप बात करते हैं तो उसमें होता क्या है कि क्लाइंट और सर्वर जो है दोनों को प्रोब कर सकते हैं, दोनों को प्रोब करते हैं। यानी सर्वर क्लाइंट ने अगर सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है तो एट द सेम टाइम सर्वर भी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रोब करेगा। ठीक है, तो मसला क्या है? मसला ये है कि अगर आप दोनों प्रोब को इस्तेमाल करें, यानी क्लाइंट ने सर्वर को प्रोब किया है और उसकी बेसिस पे अपना टाइम सेट कर दिया है, और सर्वर ने क्लाइंट को प्रोब किया है और उसकी बेसिस पे सर्वर ने अपना टाइम सेट कर लिया है, तो अब मसला क्या होगा कि सर्वर का टाइम जो कि ठीक था वो अब गलत हो जाएगा। यानी सर्वर अगर यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक चल रहा था और उसने अपने क्लाइंट के मुताबिक अपना टाइम चेंज कर लिया है, तो वो तो उसकी घड़ी ऑफ हो जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी, डिविएट कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं? तो उसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है स्ट्रेटा का, यानी आपके एनटीपी प्रोटोकॉल में जितनी भी मशीन इन्वॉल्व है, क्लाइंट, सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट जो कि किसी और क्लाइंट के क्लाइंट है, तो उन सारों को आप एक स्ट्रेटम लेवल असाइन कर देते हैं। यानी सर्वर जो है जिसके पास रेफरेंस क्लॉक है, यानी जो परफेक्ट टाइम लेके बैठा हुआ है, उसका स्ट्रेटम 1 होता है। उससे जो क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, उस क्लाइंट का स्ट्रेटम 2 होता है। और अगर कोई क्लाइंट है जो कि किसी क्लाइंट को कनेक्ट कर रहा है, तो उस क्लाइंट का जो स्ट्रेटम होगा वो 3 होगा फिर। यानी बेसिकली आप जिस लेवल को कनेक्ट कर रहे हैं
आपका लेवल उससे एक ज्यादा होगा। सर्वर 1 है, नेक्स्ट लेवल 2 है, उससे नेक्स्ट लेवल 3 है। ठीक है, अब रूल ये होता है कि जब भी कोई दो नोड आपस में एक दूसरे को प्रोब करती हैं फॉर द टाइम, ठीक है, तो इस प्रोब के एंड पे सिर्फ वही नोड अपनी क्लॉक को अपडेट करेगी जिस नोड का स्टेटम लेवल हायर है। यानी क्लाइंट का स्टेटम लेवल 2 था, उसने कनेक्ट किया सर्वर से जिसका लेवल 1 है, तो इस कम्युनिकेशन के एंड पे 2 वाली जो नोड है वो अपना टाइम अपडेट करेगी। 1 वाली नोड जो है उसे पता है कि यार मैं ऑलरेडी अथॉरिटी हूँ, तो मैं अपना टाइम चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है क्लास कि लेट सपोज एक क्लाइंट ने सर्वर को एक्सेस किया है और सर्वर से जब उसे रिस्पॉन्स आई है तो क्लाइंट को पता लगा है कि मेरा टाइम जो है वो तो मेरी क्लॉक फास्ट है और मैं तो सर्वर से भी आगे निकल गया हूँ। ठीक है, यानी सर्वर पे अगर टाइम 10 है तो क्लाइंट का टाइम लेट सपोज 12 हुआ है। तो अब क्या होगा, अब जो है क्लाइंट को इजाजत नहीं होती कि वो फौरन अपने क्लॉक को बैकवर्ड सेट कर दे। यानी क्लाइंट पे टाइम 12 था तो क्लाइंट को इजाजत नहीं है कि सर्वर की रिस्पॉन्स आने पे वो अपनी क्लॉक को 12 से 10 पे सेट कर दे। क्यों? क्योंकि मसला ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन है उस क्लाइंट के ऊपर जो कि टाइम स्टैम्प को इस्तेमाल कर रही है तो वहां पे सीरियस रिपरकशन हो गया। क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन टाइम स्टैम्प को देखेगी, फिर वो एप्लीकेशन क्लॉक को देखेगी और वो कहेगी कि देख ये तो एब्सर्ड सी रीडिंग है कि मेरा टाइम स्टैम्प जो है वो तो क्लॉक से बात कर, मेरी क्लॉक कुछ बता रही है, टाइम स्टैम्प क्लॉक के बाद क्या है, विच इज नॉट फिजिकली पॉसिबल। ठीक है, तो उसकी वजह से काफी सीरियस बग्स आ सकती हैं। तो उन बग से बचने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर आपका टाइम जो है आपकी क्लॉक एक्चुअल टाइम से आगे है, फास्ट है, तो आप फिर उसे फौरन ही नहीं ठीक करते, आप उसे ग्रेजुअली ठीक करते हैं। ग्रेजुअली का क्या मतलब है कि लेट सपोज आपका जो टाइमर है, आपकी जो क्लॉक है, वो 1 सेकंड में 100 इंटरप्ट जनरेट करती है। इस जुमले का क्या मतलब है कि हर इंटरप्ट के बाद क्लॉक जो है उसका टाइम 10 मिली सेकेंड से बढ़ गया होगा। और जब 100 इंटरप्ट पूरे के पूरे हो जाते हैं तो 100वें इंटरप्ट के बाद आपका जो टाइम है वो पिछले टाइम से 1 सेकंड ज्यादा हो चुका होगा। ठीक है, तो ये इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट है। अब आप क्या करते हैं कि अगर आपको पता लगा है कि आपकी क्लॉक जो है वो सर्वर से आगे है, यानी जो प्रॉपर टाइम है उससे आगे निकल गई हुई है, तो आप क्या करेंगे कि हर इंटरप्ट के बाद टाइम में 10 मिली सेकेंड ऐड करने की बजाय आप 9 मिली सेकेंड ऐड कर दें फॉर एग्जाम्पल। तो अब होगा क्या कि आपका 100 इंटरप्ट जब हो जाएंगे तो आपकी क्लॉक में 1 सेकेंड ऐड नहीं होगा, 900 मिली सेकेंड ऐड होंगे, यानी कम टाइम ऐड हुआ है। अब होगा क्या कि ये प्रोसेस ग्रेजुअली रिपीट करी जाएगी करी जाएगी करी जाएगी और इवेंचुअली आपका टाइम और जो सर्वर का टाइम था वो इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर आप रिवर्ट बैक कर देंगे कि आपका जो इंटरप्ट है आप दोबारा से हर इंटरप्ट जो है 10 मिली सेकेंड ऐड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि आप ग्रेजुअली कैसे टाइम को करेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपका क्लॉक क्लाइंट का टाइम जो है वो सर्वर से पीछे है, ठीक है, तो अब उसे आपके पास 2 ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट इक्वल टू सर्वर कर दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें इस तरह की एब्सर्डिटी नहीं होगी कि आपकी कोई एप्लीकेशन है उसने टाइम स्टैम्प रीड किया है और टाइम स्टैम्प जो है करंट टाइम स्टैम्प से फ्यूचर का है, ये मसला नहीं होता। ठीक है, तो आप बेशक कर दें। अगर आपके टाइम क्लॉक से पीछे जो यूनिवर्सल टाइम है उससे आप पीछे बैठे हुए हैं तो आप जंप करा के इक्वल टू यूनिवर्सल टाइम करते हैं। एक ही ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है कि अगर आप ग्रेजुअली एडवांस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये करेक्शन टेक प्लेस करे, तो फिर वही पिछली वाली अप्रोच इस्तेमाल करें कि हर इंटरप्ट के बाद रादर देन 10 मिली सेकेंड ऐड करने के आप टाइम के अंदर 11 मिली सेकेंड ऐड कर दें।
तो होगा क्या कि ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो क्लॉक है और यूनिवर्सल क्लॉक जो है वो इक्वल हो चुकी होगी। ठीक है क्लास, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है बर्कले एल्गोरिथम का। ठीक है, बर्कले एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है कि अभी पिछला जो हमने एल्गोरिथम किया है एनटीपी, उसमें क्या था कि आपके पास एक सर्वर था जिसके पास यूनिवर्सल टाइम अवेलेबल था और सारे जो क्लाइंट थे उस यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक अपनी घड़ियों को सेट करते थे। बर्कले एल्गोरिथम में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपका एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, आपके नेटवर्क में मल्टीपल मशीन है, ठीक है, और उनमें से किसी भी मशीन के पास यूनिवर्सल सर्वर की यूनिवर्सल टाइम की एक्सेस नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा? अब बर्कले एल्गोरिथम क्या करता है कि आपका ऑपरेटर जो है, क्योंकि उसके पास यूनिवर्सल टाइम की एक्सेस नहीं है मशीनों के पास, तो एक ऑपरेटर आएगा, वो अपनी घड़ी देख के, रिस्ट वॉच देख के फॉर एग्जांपल, हर मशीन के अंदर मैन्युअली टाइम सेट कर देगा, उस मशीन का क्लॉक को सेट कर देगा। ठीक है, तो ये इनिशियल टाइम जो है ये हर मशीन पे ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर था उसने अपनी यूनिवर्सल टाइम वाली रिस्ट वॉच को देख के टाइम सेट किया। आगे आ जाए, हमने बात ये की थी कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो आपके क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल थोड़े से उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आउट ऑफ सिंक होती है, जिसकी वजह से आपकी घड़ियां जो है मशीनों की वो थोड़ी सी ऑफसेट हो जाएंगी। तो होगा क्या कि आपके नेटवर्क में जितने कंप्यूटर थे उन सारों का स्टार्टिंग जो टाइम था वो परफेक्ट था, वो यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक इनिशियलाइज किया था। पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो सारे जो डिवाइसेस हैं उनका टाइम जो है वो डिविएट कर जाएगा यूनिवर्सल टाइम से। ठीक है, अब क्या करें? तो अब बेसिकली बर्कले एल्गोरिथम क्या करता है कि आपके पास जितनी मशीन्स हैं उनमें से एक मशीन जो है वो बेसिकली टाइम डीमन बन जाता है। टाइम डीमन का मतलब है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कोऑर्डिनेटर है, ये सारों से वैल्यू लेके खुद डिसाइड करेगा कि नेटवर्क पे टाइम क्या होना चाहिए। और वो कैसे करेगा? तो बेसिकली टाइम डीमन जो है ठीक है, वो अपना टाइम जो है, टाइम डीमन अपना क्लॉक रीड करेगा और वो टाइम जो है वो नेटवर्क के ऊपर सारी मशीन को सेंड कर देगा, सारी मशीन्स को। अब जिस मशीन तक वो पैकेट पहुंचेगा, मशीन क्या करेगी, उस पैकेट के अंदर टाइम रीड करेगी, अपना टाइम रीड करेगी, और जो हमने पिछली स्लाइड पे क्रिस्टियान एल्गोरिथम किया था एनटीपी के केस में, उस क्रिस्टियान एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए हर मशीन डिसाइड करेगी कि मेरा अपना टाइम, अपना ऑफसेट टाइम D1 के टाइम से कितना है। यानी इस एग्जांपल में आप देखें कि इस घड़ी का टाइम D1 से 10 सेकंड का ऑफसेट है, इस घड़ी का टाइम यानी -10 10 सेकंड पीछे है, ये घड़ी जो है 25 सेकंड आगे है टाइम D1 से, यानी +25। तो ये दोनों मशीन जो है ये टाइम D1 को अपना अपना ऑफसेट सेंड कर देंगी। सिमिलरली टाइम डीमन अपने आप को भी ऑफसेट सेंड करेगा, यानी टाइम डीमन देखेगा कि मेरी क्लॉक का टाइम 3 है तो उसका ऑफसेट बेसिकली 0 हो गया। ऑल राइट, तो अब क्या होगा, टाइम डीमन क्या करेगा कि इन तीनों ऑफसेट्स को, यानी -10, 0 और +25, इन तीनों की एवरेज लेगा। एवरेज का मतलब क्या है, +25 -10 करें, क्या बना, 15 बना, 15 डिवाइडेड बाय 3 करें तो एवरेज जो है +5 आ गई। तो टाइम डीमन अपने आप को ऑफसेट सेट करेगा +5 का। ठीक है, जो ये वाली नोड है इसे ऑफसेट सेंड करेगा +15 का, यानी -10 पहले था उसके अंदर +5 और ऐड कर दो तो +15 जो है वो और सेंड हो जाएगा। इस नोड को जो ऑफसेट सेंड करेगा वो -20 करेगा कि तुम्हारा जो अपना टाइम है उससे -20 कर लो। तो अब इसके एंड पे क्या होगा, तीनों जो घड़ियां हैं
उनका जो टाइम है वो अब 305 होगा। ठीक है, आइडियली इनका टाइम जो है 3 होना चाहिए था, पर हमने बात क्या की है कि बर्कले एल्गोरिथम जो है उसके पास यूनिवर्सल सर्वर की एक्सेस नहीं होती। तो फिर बर्कले एल्गोरिथम का काम ये है कि आपस में जो नोड्स हैं वो आपस में उनकी डिविएशन जो है वो ना हो। यूनिवर्सल टाइम से अगर वो डिविएट करता है फाइन, वो आप मजबूरी है, उसे आप इग्नोर कर दें। ठीक है, एनटीपी में क्या था कि आपने यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक अपने आप को सेट करना है। बर्कले एल्गोरिथम में क्या है कि आपके पास यूनिवर्सल टाइम अवेलेबल नहीं है, तो आप सारी मशीन आपस में एक दूसरे के साथ टाइम एक्सचेंज करके एक एवरेज के ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि ये एवरेज जो है ये सारों का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि बर्कले एल्गोरिथम है जो है वो इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन एल्गोरिथम है, विच मीन जो हमने पहले बात की थी, इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन होती है कि आपस में एक सिस्टम के अंदर जितने डिवाइसेस हैं उनके क्लॉक्स के बीच में डिविएशन ना हो। जो एक्सटर्नल यूनिवर्सल टाइम है उसके साथ अगर आप डिविएट करते हैं तो दैट इज फाइन, वो इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऑलराइट क्लास, तो अभी तक जो हमने बात की है उसमें एज सच एक फिजिकल क्लॉक का इस्तेमाल था, यानी चाहे वो एनटीपी हो चाहे वो बर्कलेज एल्गोरिथम हो, आप एक क्लॉक इस्तेमाल कर रहे थे जो आपकी कंप्यूटर की क्लॉक है, जिसमें आवर होते हैं, जिसमें मिनट होते हैं, जिसमें सेकंड होते हैं, जिसमें मिली सेकंड होते हैं। ठीक है, ओके। अगला जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है दैट इज लॉजिकल क्लॉक्स। लॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है कि इन सम केसेस आपकी जो प्रोसेसिंग होती है उसमें आप इस चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते कि एग्जैक्ट टाइम क्या है, यानी 4:03 और 10 सेकंड, इस तरह के टाइम में आप इंटरेस्टेड नहीं है। आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आपकी जो प्रोसेसेस है वो एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट करें। यानी आप कह देते हैं कि प्रोसेस जो है, एक प्रोसेस टाइम 1 पे एग्जीक्यूट हो, अगली प्रोसेस टाइम 2 पे एग्जीक्यूट हो, उसके बाद जो इवेंट है वो टाइम 3 पे हो, फिर टाइम 4 पे हो। यानी कहने का मतलब है कि आपने टाइम को 1 2 3 4 5 6 कर दिया, आप ABCDEFG कर दें बेशक। तो ये लॉजिकल क्लॉक है। लॉजिकल क्लॉक का मकसद होता है कि आपने जो आपके इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनके बीच में एक ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है बस। उसके लिए चाहे 1 2 3 4 हो, चाहे ABC हो, दैट इज फाइन। आपको एग्जैक्ट एक घड़ी नहीं चाहिए, आपको क्लॉक नहीं चाहिए जो कि आपके कंप्यूटर पे एक रन कर रही है, या यूनिवर्सल सर्वर नहीं आपको चाहिए, टाइम सर्वर। ठीक है, और ये स्लाइड बाय द वे काइली जेमिसन की मैंने कोर्स से उठाई है। ओके, अब इसकी एक मोटिवेशन स्टडी करते हैं। मोटिवेशन क्या है कि लेट सपोज आपका एक न्यूयॉर्क का बैंक है, न्यूयॉर्क का बैंक एक ट्रांजैक्शन लेजर मेंटेन कर रहा है। बेसिकली न्यूयॉर्क के बैंक का एक डेटाबेस है जिसके अंदर जितनी ट्रांजैक्शन होती हैं, आपने पैसे विड्रॉ किए हैं, आपने पैसे डिपॉजिट किए हैं, आपके पैसों पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, तो वो सारी जो एक्टिविटी है उस डेटाबेस के अंदर सेव हो रही है। एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क का जो बैंक है वो उस डेटाबेस को सैन फ्रांसिस्को में किसी मशीन के ऊपर रेप्लिकेट कर देता है। क्यों? कि अगर न्यूयॉर्क का डेटाबेस फेल हुआ, क्रैश हुआ, या इसमें कोई एरर आया, तो आप सैन फ्रांसिस्को के डेटाबेस को इस्तेमाल करते हुए ओरिजिनल जो डेटा था उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है, ये रेप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। अब लेट सपोज आपका क्या सिनेरियो है कि क्लाइंट जो है वो अपनी नियरेस्ट क्लाइंट जो है जिस डेटाबेस के पास है वो उस डेटाबेस में क्वेरी रन करेगा, और वो डेटाबेस जो है वो उस क्वेरी को जो रेप्लिका डेटाबेस है उसके पास सेंड कर देगा। यानी लेट सपोज एक क्लाइंट है जो कि सैन फ्रांसिस्को में बैठा हुआ है, तो वो अपने डेटाबेस से कनेक्ट करके उसमें $100 का डिपॉजिट करता है।
लेट्स सपोज आपका एक क्लाइंट है जो कि न्यूयॉर्क के पास बैठा हुआ है, और वो क्या करता है, वो अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं उन पैसों के ऊपर 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर देता है। ये दो ट्रांजैक्शन हो रही हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जब इस क्लाइंट ने $100 डिपॉजिट किया है तो उसके अकाउंट में $1,100 आ गया है। उसके ऊपर जब 1% का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है और उसमें ऐड बैक किया है, तो अब जो उसका डिपॉजिट की वैल्यू होगी वो $1,111 है। इस इधर आ जाए, इधर जो है पहले $1,000 पड़ा हुआ है शुरू में, उसके बाद पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो वो 1,000 के ऊपर इंटरेस्ट जो है 1,010 बन गया। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट के ऊपर जो अमाउंट पड़ा हुआ है अब उसमें $100 डिपॉजिट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो डिपॉजिट और इंटरेस्ट का सीक्वेंस है वो यहाँ पे पहले डिपॉजिट है बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट है, यहाँ पे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट है बाद में डिपॉजिट है। तो यहाँ पे जो एंड रिजल्ट है वो $1,110 है, जहाँ पे एंड रिजल्ट जो है $1,111 है। तो आपको नजर आ रहा है कि अकाउंट वही है, उस अकाउंट में फर्क क्या पड़ा है कि सैन फ्रांसिस्को में जो रेप्लिका है उसमें पहले डिपॉजिट हुआ है फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। जो न्यूयॉर्क वाला रेप्लिका है उसमें पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसके बाद डिपॉजिट हुआ है। तो इसकी वजह से दोनों एंड पे जो वैल्यू है वो आउट ऑफ सिंक हो गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस किया जाए? इसको एड्रेस करने का तरीका सिंपल है कि आपका जो भी अपडेट एग्जीक्यूट करना है दोनों रेप्लिकास पे, वी हैव टू इंश्योर के उन अपडेट्स का ऑर्डर सेम हो। यानी यहां पे अगर पहले डिपॉजिट हुआ है और बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है तो फिर यहां पे भी पहले $100 डिपॉजिट होना चाहिए और बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। आपने इस ऑर्डर को मेंटेन करना है और इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल क्लॉक को। लॉजिकल क्लॉक का क्या मतलब है कि जो आपके कंप्यूटर की प्रिसाइज क्लॉक है उसे आप इग्नोर कर दें, उसे इस्तेमाल ना करें और आपने सिंपली ये बिहेवियर मॉडल करना है। और वो बिहेवियर क्या है? हैपन बिफोर। अगर किसी का टाइम आपने किसी इवेंट का टाइम 1 है और कोई और प्रोसेस है उसका वो हैपन बिफोर करता है तो उसका टाइम 1 से कम होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली हैपन बिफोर की आपने रिलेशनशिप मेंटेन करनी है। अब इस हैपन बिफोर को मैं ज्यादा क्लियरली डिफाइन करता हूँ। लेट्स सपोज 3 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 पे एक इवेंट टेक प्लेस किया है विच इज ए, और ये बाय द वे जो फिजिकल टाइम है ये इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो पहले जो है टाइम पे ए एक रन हुआ है, उसके बाद जो इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है वो इवेंट बी है। और जहां आपको नजर आ रहा है कि ए और बी में से पहले ए हुआ है फिर बी हुआ है, तो ए हैपेंस बिफोर बी। अब लेट सपोज प्रोसेस 2 पे एक इवेंट एग्जीक्यूट हुआ है सी। अब सी में आप एक चीज देख रहे हैं कि सी डिपेंडेंट है बी पे, यानी बी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद कोई डेटा, कोई मैसेज, कोई पैकेट प्रोसेस 2 को भेजेगा। प्रोसेस 2 उस पैकेट को जब रिसीव करेगी तो फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन करेगी और इवेंट सी जो है वो रन करेगा। तो क्योंकि सी जो है बी पे डिपेंडेंट है तो दैट मीन्स कि बी हैपेंस बिफोर सी। और नोटेशन वाइज आप ऐसे डिस्प्ले करेंगे कि बी जो है वो सी से पहले हो रहा है। और यहां पे एक और चीज आपको क्लियर हो रही है कि अगर बी
सी से पहले हुआ है और ए बी से पहले हुआ है, तो दैट मीन्स कि ए जो है वो सी से पहले ऑटोमेटिकली हो रहा है। ठीक है, तो यानी ट्रांजिटिव है। और आखिरी पॉइंट है कि प्रोसेस 3 में जो इवेंट ट्रिगर हुआ है, जो प्रोसेस 3 में इवेंट रन किया है, दैट इज डी। और डी आप देख सकते हैं कि ना ए बी और सी को कोई मैसेज भेज रहा है, ना डी को ए बी और सी से कोई मैसेज मिल रहा है। तो इसलिए होगा क्या कि डी जो है ये हैपन बिफोर भी नहीं है और हैपन आफ्टर भी नहीं है। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है दैट इज कॉन्करेंट, कि डी और ए जो है वो साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं, या डी और बी जो है वो साइमल्टेनियसली इन पैरेलल रन कर सकते हैं, या डी और सी जो है वो इन पैरेलल रन कर सकते हैं। पर ए बी और सी जो है ये इन पैरेलल नहीं रन कर सकते थे, क्योंकि यहां पे हमने क्लियरली कहा है कि पहले ए रन करेगा, फिर बी करेगा, उसके बाद सी करेगा, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशनशिप है टाइम की। ठीक है, ऑल राइट। तो अब जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लैम्पोर्ट क्लॉक। लैम्पोर्ट क्लॉक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने एक्चुअल टाइम को इस्तेमाल नहीं करना, आपने बस इंश्योर करना है कि आप जो भी इवेंट ट्रिगर करेंगे, जो भी इवेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, जो भी पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, आप उसको एक सर्टेन टाइम असाइन कर देंगे। और कोई इवेंट अगर, यानी एक इवेंट है जो कि एग्जीक्यूट किया है, अब अगर कोई और इवेंट है जो कि इसके किसी मैसेज पे रिलाई कर रहा है, यानी पहले ए रन किया है, अब बी रन, अब ए बी को मैसेज भेजेगा और बी जो है उस मैसेज को रिसीव करने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो दैट मीन्स कि बी का टाइम जो है वो ए के टाइम से ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा, वो लैम्पोर्ट क्लॉक जो है उसका रूल डिफाइन करती है, और वो हम अभी देखते हैं। ऑलराइट क्लास, तो लैम्पोर्ट क्लॉक का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक अपनी लोकल क्लॉक मेंटेन करती है। यानी स्टार्ट पे P1 का क्लॉक 0 है, P2 का क्लॉक 0 है, और P3 का क्लॉक भी 0 है। ठीक है, ऑल राइट। अब होगा क्या कि कोई भी इवेंट आपने एग्जीक्यूट करना है, तो आप सबसे पहले जो क्लॉक है उसको इंक्रीज बाय 1 कर देंगे। यानी इन दिस एग्जांपल जब ए एग्जीक्यूट होगा तो वो लोकल क्लॉक को इंक्रीज बाय 1 कर देगा, यानी क्लॉक 0 थी वो 1 हो गया। ठीक है, आगे आ जाए। बी है, बी एग्जीक्यूट हुआ है, तो बी एग्जीक्यूट होने से पहले वो अपनी लोकल क्लॉक को इंक्रीज बाय 1 करेगा, और क्लॉक जो है वो 2 हो गई है, लोकल क्लॉक। ठीक है, अब क्या होगा, अब बी ने जब सी को मैसेज भेजा है, तो बी क्या करेगा, उस मैसेज के अंदर जो टाइम स्टैंप है उसको भी पिगी बैक कर देगा। यानी पैकेट के अंदर जो डेटा है उसके साथ वो अपनी टाइम क्लॉक, अपनी जो क्लॉक वैल्यू है वो भी सेंड कर देगा, विच इज 2। ठीक है, अब जब 2 रिसीव होगा सी को, तो सी देखेगा कि मेरा अपना टाइम क्या था, यानी अपनी क्लॉक जो थी सी की लोकल क्लॉक वो 0 थी, बी के अंदर जो टाइम आया है वो 2 है। तो 2 और 0 में से मैक्सिमम कौन सा है, 2 मैक्सिमम है। तो सी क्या करेगा कि 2 को इंक्रीज बाय 1 करेगा, तो अब प्रोसेस 2 का जो लोकल क्लॉक है वो 3 है, और ये जो सी जो एग्जीक्यूट हुआ है, इवेंट सी, ये किस टाइम पे एग्जीक्यूट हुआ है, तो टाइम 3 पे हुआ है। क्यों, बेसिकली मैं पॉइंट समझा दूं कि अगर इवेंट बी जो है टाइम 2 पे एग्जीक्यूट हुआ है और उसके ऊपर इवेंट सी डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली टाइम जो इवेंट सी है उसका टाइम बी से तो ज्यादा होना चाहिए ना, बी से कम तो नहीं हो सकता। तो इसलिए वो फिर अपनी क्लॉक को भी अपडेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर बी की क्लॉक 2 थी, तो मैं जो रन कर रहा हूं वो बी से एक बाद में करूंगा, तो वो क्लॉक को 3 कर देगा।
और आप देख सकते हैं कि उसकी जो अपनी लोकल क्लॉक है वो 3 होगी हुई है। ठीक है, बाय द वे यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस 3 अगर कोई इवेंट डी को एग्जीक्यूट करती और इवेंट डी ना ए पे डिपेंड कर रहा है, ना बी पे डिपेंड कर रहा है, ना सी पे डिपेंड कर रहा है, तो इन दैट केस उस इवेंट डी का अपना क्लॉक टाइम क्या होता, तो वो 1 होता कि बेसिकली वो ए बी सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसका अपना क्लॉक पहले 0 था, तो अब अगला इवेंट एग्जीक्यूट करने से पहले वो 1 हो जाएगा, उसके बाद कोई इवेंट है तो उसे एग्जीक्यूट करने से पहले 1 को वो +1 करके 2 कर देगा। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई इवेंट है जो कि डिपेंड कर रहा है किसी और इवेंट पे, तो फिर वो देखेगा कि मेरी अपनी लोकल क्लॉक क्या है और जो इवेंट का मुझे मैसेज आया है उसके अंदर टाइम क्या है, और उनमें से जो भी मैक्सिमम है वो उसको लेके अपनी लोकल क्लॉक को +1 कर देगा। तो ये क्लास लैम्पोर्ट क्लॉक का एल्गोरिथम है। जहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आपके जो प्रोसेस, आपके जो इवेंट्स हैं उनका जो क्लॉक है वो सेम हो, यानी 2 इवेंट रिसीव हुए हैं, दोनों का टाइम जो है वो 1 है क्लॉक। तो अब आप टाइम ब्रेक कैसे करेंगे, तो उसमें फिर तरीका ये होता है कि आपका जो क्लॉक की वैल्यू है उसके साथ आप प्रोसेस का नंबर भी अपेंड कर देते हैं, यानी एक प्रोसेस है उसने इवेंट ट्रिगर किया है तो उस इवेंट का टाइम है 1.1, दूसरी प्रोसेस है उसने कोई इवेंट ट्रिगर किया है उसका टाइम है 2.1, यानी प्रोसेस 2 है और टाइम 1 है। तो आप इन दोनों में से पहले आप कौन सा एग्जीक्यूट करेंगे, पहले कौन सा ऑर्डर होगा, तो वो जिसका प्रोसेस नंबर कम है, यानी प्रोसेस 1 का जो है उस इवेंट को आप पहले हैंडल करेंगे। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल अभी इन डिटेल देखते हैं तो ये पॉइंट आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और बाय द वे इस तरह की जो ऑर्डरिंग होती है कि आपके पास 2 इवेंट हैं ए और बी, तो या तो ए और बी में से ए की कॉस्ट कम है या फिर बी की कॉस्ट कम है, तो ये टोटल ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स होती है कि आपकी एक एक्सप्लिसिट ऑर्डरिंग अचीव हो रही है। वरना दूसरी चीज होती है कि दोनों की कॉस्ट सेम है, टाइम सेम है, तो इन दैट केस आप दोनों का जो प्रोसेस नंबर है उसको टाइम ब्रेक के लिए इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब लेट्स सपोज जो पिछली प्रॉब्लम थी उस पर हम वापस आ रहे हैं कि आपने कॉन्करेंट अपडेट करने मल्टीपल डेटाबेसेस पे, मल्टीपल रेप्लिकास पे, और उन रेप्लिकास को आपने कंसिस्टेंट बनाना है। ठीक है, और इस एग्जांपल में सैन फ्रांसिस्को जो है P1 वो $100 डिपॉजिट कर रहा है और न्यूयॉर्क जो है P2 वो 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। अब हमने इंश्योर करना है कि इन दोनों में से जो भी चीज एग्जीक्यूट करनी है उनका ऑर्डर जो है P1 और P2 पे सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम ना हुआ तो इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो इसमें आप लैम्पोर्ट क्लॉक को इस्तेमाल करते हैं टू मेक श्योर कि आपकी जो भी ऑर्डरिंग है वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, लैम्पोर्ट, और बाय द वे ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह की ऑर्डरिंग अचीव करना यूजिंग लैम्पोर्ट क्लॉक, तो इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड टोटली ऑर्डर्ड मल्टीकास्ट। यानी आप अगर एक एक्टिविटी करके बाकी सारे रेप्लिकास को मल्टीकास्ट कर रहे हैं, उन सारों को बता रहे हैं कि हमने ये चीज रन की है, और इंश्योर कर रहे हैं कि सारे के सारे रेप्लिकास सेम ऑर्डर फॉलो करें, तो इस अप्रोच को आप टोटली ऑर्डर्ड मल्टीकास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो इसमें तरीका क्या है, एक क्लाइंट जो है बेसिकली एक लोकल क्यू, आपके जितने भी नोड्स हैं वो एक लोकल क्यू मेंटेन करेंगे, और उसमें जो भी क्लॉक है, यानी जो भी उसमें इवेंट पड़े हुए हैं उनकी क्लॉक के मुताबिक उन्हें सॉर्ट करेगा, और एग्जीक्यूट सिर्फ वही इवेंट होगा जो कि क्यू के हेड पे है, जो सबसे सामने है। ठीक है, यानी एग्जांपल देखें, यार बेसिकली होगा क्या, कोई भी इवेंट आया है नोड के पास, नोड क्या करेगी, सारों को ब्रॉडकास्ट कर देगी कि ये इवेंट एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे ही बाकी नोड्स को ये ब्रॉडकास्ट मिलता है
तो वो क्या करेंगे, इस इवेंट को अपनी लोकल क्यू में डाल देंगे, ठीक है, सॉर्टेड ऑन द क्लॉक टाइम, और फिर वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज ब्रॉडकास्ट कर देंगे कि ये जो प्रोसेस है ये मुझे मिल गया, ठीक है। और ब्रॉडकास्ट सिर्फ उस प्रोसेस के लिए, उस इवेंट के लिए करेंगे जो कि क्यू के टॉप पे है। अगर क्यू के नीचे कोई इवेंट पड़ा हुआ है तो उसके लिए एक्नॉलेजमेंट अभी ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। खैर, तो जब किसी भी नोड को एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो वो क्यू में उसका जो इवेंट पड़ा हुआ था वो उसको मार्क कर देते हैं कि ये एक्नॉलेज्ड है, ठीक है। और जितनी भी, यानी एक इवेंट है उसके लिए सारी एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो गई है, यानी ये इवेंट जो है मैंने सारों को भेजा है और सारों ने एक्नॉलेज कर लिया कि यह हमें इवेंट मिल गया है, तो अब क्या होगा, आप उस प्रोसेस को रिमूव करेंगे क्यू से और एग्जीक्यूट कर देंगे। और बाय द वे एक बात याद रखें, सारों ने अगर एक्नॉलेज किया है तो इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि सारी नोड्स पे वो इवेंट क्यू के टॉप पे था। अगर क्यू के बीच में होता या बॉटम में होता तो उसकी एक्नॉलेजमेंट ना मिलती। तो अगर क्यू के टॉप पे था और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आई है तो इससे एक चीज इंश्योर हो गई, और वो क्या है कि जब तक बाकी सारी नोड्स ने उस इवेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया तब तक उसका जो पेरेंट इवेंट था वो उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। यानी इसको अब एक फिगर के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो लेट्स सपोज P1 और P2 आपका सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के रिस्पेक्टिवली दो सर्वर हैं, दो डेटाबेसेस हैं। P1 पे जो इवेंट आया है, अराइव किया है, वो है $100 का डिपॉजिट। P2 पे जो इवेंट आया है वो है 1% का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। इन दोनों के टाइम के इवेंट्स के, इसका टाइम है 1.1, 1 है इसका लैम्पोर्ट क्लॉक और 0.1 है इसका प्रोसेस नंबर। इसका जो टाइम है, टाइम स्टैम्प, वो है 1.2, 1 है इसका लैम्पोर्ट क्लॉक और 2 है इसका प्रोसेस नंबर, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये दो इवेंट्स जो है क्यू के टॉप पे आ गए, अपनी अपनी क्यू के टॉप पे। अब क्यू के टॉप पे है तो ये मैसेज जो है दूसरे को भी फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा। यानी P1 जो है इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा P2 को, और P2 जो है वो अपने इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा P1 को। अब क्योंकि P1 को पहले रिसीव हुआ है फिजिकली टाइम के मुताबिक, तो अब क्या होगा कि वो इवेंट जो है वो क्यू में डाल दिया जाएगा, और क्योंकि उसका जो टाइम है वो 1.2 है, which is less than 1. यानी which is low priority than 1.1, तो इसलिए क्या होगा कि क्यू के टॉप पे डिपॉजिट है $100 का, और उसके नीचे है, उसके बाद जो इवेंट है वो है 1% का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन, ठीक है। आगे आ जाए, आगे क्या होगा कि P2 को जब मैसेज रिसीव हुआ है P1 का, तो वो अपने क्यू के अंदर $100 का डिपॉजिट वाला इवेंट है वो इंसर्ट कर देगी। और एक बात याद रखें कि क्योंकि इसका जो टाइम है वो 1.1 है, इसलिए ये क्यू में टॉप पे आ गया, और ये जो परसेंटेज वाला जो इंटरेस्ट वाला था ये पीछे हो गया क्यू में। अब क्या होगा, ये क्यू में आया है क्योंकि ये क्यू के टॉप पे है, तो इसलिए P2 क्या करेगा, इसे एक्नॉलेज कर देगा, कहेगा कि यार तुमने मुझे एक मैसेज भेजा था, वो मेरे क्यू के टॉप पे आ गया, इसलिए मैं उसे एक्नॉलेज करता हूँ। अगर वो मेरे क्यू के टॉप पे ना होता तो मैंने उसे एक्नॉलेज नहीं करना था जब तक कि वो क्यू के टॉप पे नहीं आ जाता, ठीक है। एनीवे, तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दी। जैसे एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा साथ ही वो उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई और नहीं है इवेंट, और वो इवेंट किसी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार भी नहीं कर रहा, तो इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन कर देगा, ठीक है। अब क्या होगा,
अब जैसे ही इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी P1 को, तो P1 क्या करेगा, वो देखेगा कि ये मेरी क्यू के टॉप पे है और ये मैंने जितनों को मैसेज भेजा था, यानी एक को ही भेजा था इन दिस एग्जांपल, उन सारों ने एक्नॉलेज कर दिया। तो क्योंकि एक्नॉलेज कर दिया है, दैट मींस कि ये जो है बाकी सारी नोड्स पे एग्जीक्यूट हो गया है। क्योंकि एग्जीक्यूट हो गया है तो अब जो है P1 उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और P1 उसे एग्जीक्यूट कर देगा और क्यू से बाहर निकाल देगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों एंड पे जो क्यूज हैं उनके टॉप पे जो 1% इंटरेस्ट वाला ऑपरेशन था वो अब पड़ा हुआ है। तो अब वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, P1 देखेगा कि मेरे क्यू के टॉप पे एक इवेंट पड़ा हुआ है विच इज 1% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन, और मैं इसकी एक्नॉलेजमेंट का इंतजार नहीं कर रहा क्योंकि ये किसी और की तरफ से मुझे इवेंट मिला है। अगर मेरा इवेंट होता तो फिर मैं एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करता। एनीवे, तो क्योंकि किसी और ने मुझे भेजा है और ये मेरी क्यू के टॉप पे भी आ गया है, तो अब P1 क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट भी करेगा और उसे क्यू से बाहर भी निकालेगा और साथ ही उसकी एक एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा टू P2। जैसे ही P2 को एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, P2 समझ जाएगा कि मैंने जिस जिसको ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने को कहा था उसने ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर दिया है। अब जो है P2 इस ऑपरेशन को खुद भी एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो बेसिकली क्यू से निकालेगा और इस इवेंट को रन कर देगा और आपका मसला खत्म हो गया। और यहाँ आपको नजर आ रहा है, P1 पे भी देख लें चाहे P2 पे देख लें कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूशन हुई है। सबसे पहले $100 का डिपॉजिट हुआ है, उसके बाद 1% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है और ये ऑर्डर दोनों मशीन्स पे सेम है, P1 पे भी P2 पे भी। तो इस लिहाज से आपका मसला हल हो गया। और अगला एक पॉइंट आता है कि टोटली ऑर्डर मल्टी का जो हमने अचीव की है, इंप्लीमेंट की है यूजिंग लैम्पोर्ट वेक्टर्स, तो उस वो हर मर्ज की दुआ है, यानी मल्टी साइट एप्लीकेशन का हर मसला सॉल्व हो गया। तो जवाब है नहीं, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी अजम्पशन ली है। हमने अज्यूम किया है कि नोड फेल नहीं करेगी, हमने अज्यूम किया है कि मैसेज लॉस नहीं होगा, हमने अज्यूम किया है कि मैसेज करप्ट नहीं होगा। अगर इनमें से भी कोई इन तीन में से कोई भी एक चीज होती है तो आपका जो टोटली ऑर्डर्ड मल्टीकास्ट था, जो लैम्पोर्ट वेक्टर्स इस्तेमाल करता था, वो अप्रोच आपकी सारी फेल हो जाएगी। तो यानी इन चीज़ों को भी आपको एड्रेस करना पड़ता है टू इंश्योर के एक प्रॉपर ऑर्डर में सारे एग्जीक्यूशन हों। और ये चीज़ें जो है ये हम बाद के लेक्चर में देखेंगे जब हम रेप्लिकेशन और फॉल्ट टॉलरेंस डिस्कस करेंगे। और आखिरी बात ये है कि दिस डज नॉट स्केल, यानी हमने तो एग्जांपल किया है ना जिसमें सिर्फ 2 ही नोड्स थी। लेट्स सपोज 100 नोड्स हैं और हर नोड कोई भी एग्जीक्यूशन करने से पहले हर नोड को मैसेज कर रही है, तो वो तो इतनी ज्यादा ट्रैफिक हो जाएगी कि आपके एक्चुअल ट्रैफिक के लिए बैंडविड्थ ही नहीं बचेगी। यानी मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ पर कहने का मतलब है कि आपका बहुत ज्यादा ओवरहेड जो है वो इनकर आप करेंगे। तो स्केलेबिलिटी एक काफी सीरियस इशू है इस सिनेरियो में। और दूसरा मसला है कि इट वेट्स फॉर एवर, कि अगर मैसेज डिले हो गया है तो जब तक वो मैसेज रिसीव नहीं होता आपकी नोड जो है वो इंतजार में बैठी रहेगी, वो तब तक कोई भी इवेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। तो ये भी एक आपका मसला है जो कि एड्रेस करना होता है। ऑलराइट क्लास, अगला जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देयर माइट बी अ सिनेरियो जहां पे एक कोई शेयर्ड रिसोर्स है, ठीक है, जिसे मल्टीपल प्रोसेसेस जो है एक्सेस करना चाहते हैं, बट दे वांट एक्सक्लूसिव एक्सेस। एक्सक्लूसिव एक्सेस का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपका क्रिटिकल सेक्शन है, अगर 2 प्रोसेसेस ने उस क्रिटिकल सेक्शन को साइमल्टेनियसली एक्सेस करके अगर रन किया है तो मसला क्या होगा कि आपके एंड रिजल्ट जो है वो बगी हो सकता है। तो क्रिटिकल सेक्शन में आप क्या इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई एट एनी गिवन टाइम कोई एक ही प्रोसेस उसे एक्सेस करे, उसमें कोई रीड राइट करना है तो बेशक कर ले। जब वो उस रिसोर्स को, जब क्रिटिकल सेक्शन को फर्दर इस्तेमाल नहीं करना तो वो उसे गिव अप कर दे और फिर कोई और प्रोसेस जो है उसे एक्सक्लूसिवली एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो सॉल्यूशंस हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन है,
सेंट्रलाइज में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपकी प्रोसेस 1 है, वो जो है कोई शेयर रिसोर्स को एक्सेस करना चाहती है एक्सक्लूसिवली, यानी कोई और प्रोसेस उसे एक्सेस ना करे ड्यूरिंग दैट टाइम। तो प्रोसेस 1 क्या करेगी, वो कोऑर्डिनेटर को मैसेज भेजेगी कि मैं इस रिसोर्स को एक्सक्लूसिवली एक्सेस करना चाहती हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेटर क्या करेगा, परमिशन ग्रांट करेगा। लेट्स सपोज उसी टाइम में प्रोसेस 2 जो है वो भी रिक्वेस्ट करती है परमिशन कि मैं इस रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेटर जो है रिप्लाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं जवाब देगा। तो अब P1 जो है अपना जो भी ऑपरेशन था वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद रिसोर्स को रिलीज करेगा और उसके बाद कोऑर्डिनेटर को बता देगा कि मैंने जो रिसोर्स ऑक्यूपाई की थी मुझे अब वो नहीं चाहिए, मैंने वो फ्री कर दिया। तो जैसे ही कोऑर्डिनेटर को मैसेज मिलेगा, कोऑर्डिनेटर जो है फौरन P2 को मैसेज करेगा और कहेगा कि तुमने जो है रिक्वेस्ट किया था, तुम्हें रिसोर्स चाहिए थी, वो रिसोर्स अब फ्री होगी है, तुम उसे एक्सेस करना चाहते हो तो बेशक कर लो। तो इन दैट केस जैसे ही P2 को मैसेज मिलेगा, P2 जो है उस रिसोर्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली एक्सेस करेगा, जो भी अपना ऑपरेशन रन करना था करेगा और फिर उसे फ्री कर देगा। तो ये क्लास कोऑर्डिनेटर बेस्ड या सेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। इसका बेनिफिट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो रही है। इट इज फेयर कि अगर मल्टीपल नोड्स किसी को एक्सेस करना चाहती है शेयर रिसोर्स को, मल्टीपल प्रोसेसेस सॉरी, तो इन दैट केस जो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे पहले रिस्पांस मिल जाएगी। और जहां पे स्टारवेशन नहीं है, यानी ये नहीं होगा कि नोड कोई एक प्रोसेस है वो उस रिसोर्स को रख के बैठ जाए, जहां पे कोई शेयर रिसोर्स है जो कि नोड्स को मिल ही जाए पर एक नोड जो बहुत पहले आई थी उस प्रोसेस को मिल ही नहीं रही। ऐसे स्टारवेशन नहीं होगी क्योंकि इन ऑर्डर है। तो दैट मीन्स के कोई भी प्रोसेस अगर रिक्वेस्ट करती है तो इवेंचुअली उसकी बारी आ जाएगी। और ये अप्रोच जो है इजी टू इम्प्लीमेंट है। शॉर्टकमिंग क्या है कि कोऑर्डिनेटर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर आपका कोऑर्डिनेटर फेल कर जाता है तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर जाएगा। और दूसरा मसला क्या होगा कि प्रोसेसेस जो हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगी बिटवीन अ डेड कोऑर्डिनेटर एंड बिटवीन परमिशन डिनाइड। यानी अगर मैसेज नहीं आया तो क्यों नहीं आया कि कोऑर्डिनेटर डेड हो गया है, जहां कोऑर्डिनेटर जो है वो परमिशन डिनाई कर रहे हैं और अभी जवाब नहीं देना चाह रहा, ठीक है। और लास्टली जो सिंगल कोऑर्डिनेटर है दैट वुड बिकम अ परफॉर्मेंस बॉटलनेक। अगर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस एक ही प्रोसेस को एक ही कोऑर्डिनेटर पे एक्सेस कर रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और आपका ओवरऑल सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस सफर कर सकती है। तो इसके सोल्यूशन में एक दूसरी ऑप्शन है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि अगर किसी भी रिसोर्स, किसी भी प्रोसेस ने किसी शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, वो सारों को मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, ब्रॉडकास्ट। वो हर प्रोसेस को ब्रॉडकास्ट कर देगा कि मैं इस रिसोर्स में इंटरेस्टेड हूं। अब जिस प्रोसेस को ये मैसेज मिलता है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर तो वो इंटरेस्टेड नहीं है उस रिसोर्स में तो वो रिस्पॉन्ड कर देगा कि तुम ले लो, ओके। या फिर अगर वो इंटरेस्टेड है उस शेयर रिसोर्स में पर वो देखते हैं कि उसकी अपनी प्रायोरिटी जो है वो लोअर है कंपेयर टू जिसने सेंड किया था उससे, और ये बेस्ड ऑन टाइम स्टैम्प डिटरमिन हो रहा है, तो इन दैट केस टू वो प्रोसेस मैसेज कर देगी ओके तुमने इस्तेमाल करना है तुम कर लो। इन ऑल अदर केसेस जो प्रोसेस है जिसे रिक्वेस्ट आई है वो रिप्लाई डिफर कर देगी, वो खामोश हो जाएगी, मीनिंग कि अभी फर्दर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखें। लेट सपोज प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 जो है, आई एम सॉरी, प्रोसेस 0 और प्रोसेस 2 जो है वो एक शेयर रिसोर्स में इंटरेस्टेड है। प्रोसेस 0 जो है ब्रॉडकास्ट कर देते हैं रिक्वेस्ट और उसमें टाइम स्टैम्प 8 डालता है। प्रोसेस 2 जो है वो भी अपनी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और उसमें जो टाइम स्टैम्प है वो 12 डाल देता है। अब होगा क्या, प्रोसेस 0 जो है उसका टाइम स्टैम्प लोएस्ट है तो इट विंस। और होगा क्या कि
प्रोसेस 0 की जो रिक्वेस्ट थी उसके रिस्पॉन्स में प्रोसेस 1 और 2 दोनों मैसेज कर देंगे ओके कि ठीक है तुम्हें चाहिए तुम ले लो। और याद रखें कि प्रोसेस 2 ने भी एक रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, और उसके रिक्वेस्ट में प्रोसेस 1 जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ओके कि तुम ले लो बेशक क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूं, पर प्रोसेस 0 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा क्योंकि प्रोसेस 0 नोस कि वो खुद इंटरेस्टेड है उस रिसोर्स में। तो खैर, तो पहली इटरेशन के एंड पे क्या होगा, प्रोसेस 0 जो है उसे दोनों तरफ से ओके मिल जाएगा, गो अहेड मिल जाएगी। प्रोसेस 0 जो है एग्जीक्यूट करेगा, रिसोर्स को शेयर करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, रिसोर्स को फ्री कर देगा, और अब जो है वो प्रोसेस 2 को एक मैसेज करेगा ओके, यानी वो प्रोसेस 2 को कह रहे कि यार तुमने मुझे मैसेज किया था, तुमने रिसोर्स रिक्वेस्ट की थी, तब जो है मैं हायर प्रायोरिटी था इसलिए मैंने तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया था, अब मैंने उस रिसोर्स को यूज कर लिया है, अब यू आर फ्री, तुम उसे इस्तेमाल करना चाहो तो बेशक कर दो। ठीक है, तो क्लास ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच है, और इसमें जो बेनिफिट है वो वंस अगेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी अचीव हो रही है और स्टारवेशन जो है उससे भी आप बच रहे हैं। ड्रॉबैक क्या है, नंबर 1 एंड पॉइंट्स ऑफ फेलियर, यानी अगर कोई भी एक नोड फेल कर जाती है, कोई भी एक प्रोसेस फेल कर जाती है, क्रैश करती है, तो अब क्या होगा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, तो उसका रिस्पॉन्ड ना करने का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस फेल हो गई है इसलिए नहीं रिस्पॉन्स आ रहा, जहां वो प्रोसेस हायर प्रायोरिटी थी और वो भी उस रिसोर्ट में इंटरेस्टेड थी इसलिए वो रिस्पॉन्ड नहीं कर। तो ये एक मसला है, पर इसका एक सोल्यूशन हो सकता है कि चलें जो इंश्योर कि कोई भी प्रोसेस को अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो रिस्पॉन्स हर हाल में करेगी, और जहाँ तक वो रिस्पॉन्स ओके होगा यानी ग्रांट कर देगी एक्सेस, जहाँ पे वो रिस्पॉन्स होगा डिनाई का, कि ये जो रिसोर्स है तुम इसमें इंटरेस्टेड हो और पहले मैं हाई प्रायोरिटी हूँ तो पहले मैं इस रिसोर्स को इस्तेमाल करूंगी उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, तो दोनों केसेस में वो मैसेज कर देगा। ठीक है, दूसरा जो ड्रॉबैक है वो एडिशनल लोड क्या है कि एंड नोड्स हैं, हर नोड को मेंटेन करना पड़ रहा है कि कौन कौन सी रिसोर्स है, उस रिसोर्स में कौन कौन सी प्रोसेस इंटरेस्टेड है, हर प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, तो बेसिकली इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, इतनी ज्यादा ग्रुप मेंबरशिप मेंटेन हो रही है फॉर ईच प्रोसेस फॉर ईच रिसोर्स कि आपका बहुत ज्यादा ओवरहेड जो है वो इनकर होगा। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में हर प्रोसेस ही इन्वॉल्व हो रही है, तो बेसिकली आइडियली यानी दूसरी ऑप्शन क्या थी कि एक कोऑर्डिनेटर है, सारा लोड उस पर आ जाए और आपकी प्रोसेस जो है वो अपनी प्रोसेसिंग पे फोकस करें। और एक बात याद रखें कि अगर कोई प्रोसेस किसी भी रिसोर्स में इंटरेस्टेड है तो अब उसका मैसेज सिर्फ उन प्रोसेसेस को नहीं जाएगा जो कि खुद इंटरेस्टेड है, उनका मैसेज उन प्रोसेसेस को भी जाएगा जिनका इस रिसोर्स से ताल्लुक ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो फिर हर किस्म की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने में मशगूल हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवरहेड बिला वजह का इनकर होगा। ठीक है, तीसरी एक अप्रोच होती है टोकन रिंग की। टोकन रिंग में क्या होता है कि एक टोकन है, यानी आप समझ लें एक पैकेट है, और जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो आपस में एक लॉजिकल रिंग में की फॉर्म में कनेक्टेड है। लॉजिकल का मतलब ये है कि अंडरलाइन टोपोलॉजी जो मर्जी हो, उस टोपोलॉजी के ऊपर जो ओवरले है वो ये है कि नोड 0 फॉर एग्जांपल सिर्फ 1 को फॉरवर्ड करेगी, नोड 1 सिर्फ 2 को फॉरवर्ड करेगी, 2 सिर्फ 3 को कर सकती है, एंड सो ऑन, एक सर्कल आपका बन गया, और फाइनली नोड 7 जो है वो सिर्फ नोड 0 को टोकन फॉरवर्ड कर सकती है। अब इस केस में होगा क्या कि जिस प्रोसेस के पास टोकन है सिर्फ उस प्रोसेस को इजाजत होगी कि क्रिटिकल रीजन को एंटर करें या जो शेयर रिसोर्स है उसे एक्सेस करें। जब वो अपना सारा एक्सेस करके फारिग हो जाती है और उसे और नहीं चाहिए, तो इन दैट केस वो प्रोसेस जो है उस टोकन को अपने से अगली प्रोसेस को फॉरवर्ड कर देगा।
तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस प्रोसेस के बाद टोकन है सिर्फ उसे इजाजत है, बाकी सारे वेट करेंगे, और इस लिहाज से म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर होगी कि कोई भी दो नोड जो है, इट इज नॉट पॉसिबल कि मल्टीपल नोड्स के पास साइमल्टेनियसली टोकन हो, और क्योंकि साइमल्टेनियसली टोकन नहीं है तो इसी साइमल्टेनियसली वो एक्सेस भी नहीं कर सकते शेयर रिसोर्स को, और इस लिहाज से फिर आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव हो जाती है। बेनिफिट म्यूचुअल एक्सक्लूजन और नो स्टारवेशन। ड्रॉबैक, अगर टोकन लॉस हो जाता है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है, और टोकन जो है किसी के पास नहीं आएगा तो किसी और को इजाजत नहीं होगी रिसोर्स यूज करने की। और टोकन क्रैश कैसे करेगा कि बेसिकली जिस भी नोड के पास टोकन है, जहां तो वो प्रोसेस क्रैश कर जाए, जहां फिर उसने अगर नेटवर्क के ऊपर टोकन फॉरवर्ड किया है तो लिंक के ऊपर इतनी नॉइज थी जहां पैकेट लॉस हुई है और वो जो टोकन है वो गुम गया। ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पे मसला क्या होता है कि टोकन लॉस डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर किसी नोड तक टोकन नहीं पहुंचा तो उसकी वजह क्या है कि टोकन लॉस हुआ है इसलिए नहीं पहुंचा, या उसकी वजह यह है कि आपका जो रिंग है उसके अंदर इतनी ज्यादा प्रोसेसेस हैं कि वो बाकी सारों के थ्रू होते हुए आप तक पहुंचते हुए बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये डिसर्न करना मुश्किल हो जाता है, और ये बेसिकली आपका और टोकन रिंग अप्रोच में ड्रॉबैक है। ठीक है क्लास, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन का था। आखिरी जो टॉपिक है वो है इलेक्शन एल्गोरिथम। इलेक्शन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, आपके पास कुछ सिनेरियो होंगे जिसमें आपने उन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को इलेक्ट करना है एज द कोऑर्डिनेटर। यानी पीछे जो हमने कोऑर्डिनेटर की बात की थी, तो कैसे डिसाइड होगा कि उन प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस कोऑर्डिनेटर है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इलेक्शन एल्गोरिथम के जुमरे में आता है। बेसिक अजम्पशन क्या है कि आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं उनकी यूनिक आईडी है, और हर प्रोसेस को बाकी सारी प्रोसेसेस का आईडी पता है। बाकी जो अप है, अगर कोई प्रोसेस डाउन है, बंद है, क्रैश कर गई हुई है, तो उसका आईडी पता होना लाजमी नहीं है, और जो रनिंग प्रोसेसेस हैं उनका आईडी पता होना चाहिए। और असम्पशन है कि इलेक्शन जो है बेसिकली उसका गोल क्या होगा इलेक्शन एल्गोरिथम का, कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाईएस्ट आईडी वाली प्रोसेस कौन सी है और उसे जो है अपना कोऑर्डिनेटर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये बेसिक इलेक्शन एल्गोरिथम की असम्पशन है। एक प्रोटोकॉल जो इलेक्शन एल्गोरिथम प्रोटोकॉल है दैट इज बुलियिंग। बुलियिंग में क्या होता है कि n प्रोसेसेस है, हर प्रोसेस की एक आईडी है। ठीक है। और लेट्स सपोज उनमें से एक कोऑर्डिनेटर था, अगर कोऑर्डिनेटर बंद हो गया या कोई कोऑर्डिनेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लेट्स सपोज एक प्रोसेस है पीके, उसकी आईडी पीके है, और वो नोटिस करते हैं कि कोई कोऑर्डिनेटर इस वक्त सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कोई कोऑर्डिनेटर जो है वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा मेरी रिक्वेस्ट को। तो अब क्या होगा, वो प्रोसेस क्या करेगी, इट वुड इनिशिएट द इलेक्शन प्रोसेस, it would forward an election message to all the processes with a higher identifier। ठीक है। जिस चीज को वो मैसेज जाएगा, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता तो पीके प्रोसेस जो है वो समझ जाएगी कि मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस हूं, और वो इलेक्शन विन कर जाएगी और वो कोऑर्डिनेटर बन जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर उससे हायर प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस था, हायर आईडी वाला प्रोसेस रनिंग था, तो उसे जैसे इलेक्शन का मैसेज मिलेगा वो फौरन रिस्पॉन्ड करेगा और रिस्पॉन्स में बताएगा कि मैं हायर प्रायोरिटी हूँ। ठीक है। और फिर वो जो है इस इलेक्शन प्रोसेस को टेक ओवर कर देगा, और जो पीके था उसे समझ आ जाएगी कि मैं जो मेरी लो प्रायोरिटी में बाहर निकल जाता हूँ, और वो जो है वो अब कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता। इसका एक एग्जांपल देख लें। लेट्स सपोज प्रोसेस 4 ने डिटरमिन किया, लेट्स सपोज प्रोसेस 7 कोऑर्डिनेटर थी और वो बंद हो गई है, और प्रोसेस 4 ने डिटेक्ट किया है कि कोऑर्डिनेटर जो है उसने रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया है। तो अब प्रोसेस 4 क्या करेगा, इलेक्शन मैसेज भेजेगा अपने से हायर नोड को, यानी प्रोसेस 5, प्रोसेस 6 और प्रोसेस 7 को। प्रोसेस 7 तो बंद हो चुकी है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। प्रोसेस 5 और 6 जो है वो फौरन रिस्पॉन्ड करेंगे कि हम हाई प्रायोरिटी नोड्स हैं,
हमारी हायर प्रायोरिटी है तो तुम इलेक्शन से बाहर हो जाओ, हम डिसाइड करेंगे। तो 5 भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, 6 भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। अगली आइट्रेशन में क्या होगा कि नोड 5 जो है वो नोड 6 और 7 को इलेक्शन का मैसेज भेजेगी, और नोड 6 जो है वो नोड 7 को इलेक्शन का मैसेज भेजेगी। जो 5 का मैसेज आया है उसके रिस्पॉन्स में नोड 6 रिस्पॉन्ड कर देगी प्रोसेस 5 को कि तुमने मुझे मैसेज भेजा इलेक्शन का, ठीक है, वो मुझे मिल गया है, मैं हाई प्रायोरिटी हूं, तो तुम इस इलेक्शन से बाहर निकल जाओ, तुम जो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकते क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, ऑल राइट। सेकेंडली, जो नोड 6 ने इलेक्शन का मैसेज भेजा था नोड 7 को, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स नहीं आई, तो नोड 6 समझ जाएगी कि इस पूरे नेटवर्क में मैं हाईएस्ट प्रायोरिटी हूँ, तो नोड 6 अपने आप को कोऑर्डिनेटर बना देगी, और नोड 1 2 3 4 5 और नोड 0 को मैसेज भेज देगी बताने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं जो हूँ मैं अब कोऑर्डिनेटर बन गई हूँ, और ये जो इलेक्शन का साइकिल था ये खत्म हो जाएगा। दूसरी जो इलेक्शन की अप्रोच है दैट इज रिंग एल्गोरिथम। रिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, जस्ट लाइक टोकन रिंग, आपकी नोड जो भी नोड इनिशिएट करती है प्रोसेस इलेक्शन का, वो एक टोकन फॉरवर्ड करती है और उस टोकन में अपना आईडी डाल देती है, और कोई भी प्रोसेस जो है इलेक्शन को इनिशिएट कर सकती है। ठीक है, अब जैसे ये मैसेज जो है अगली प्रोसेस तक जाएगा, तो वो अगली प्रोसेस जो है वो अपना आईडी डाल के उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देगी, और इवेंचुअली ये पैकेट जो है पूरे रिंग का घूमता हुआ जो इनिशिएटर तक था उस तक पहुंच जाएगा। अब इनिशिएटर जो है उसे पता लग जाएगा इस पैकेट से कि इसमें कौन सी हाईएस्ट प्रायोरिटी प्रोसेस है, और वो जो है इस पैकेट को अब दोबारा सारों में फॉरवर्ड कर देगा, ताकि जितनी भी नोड्स एग्जिस्ट करती हैं उन सारों को पता लग जाए कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली कौन सी नोड है और वो कोऑर्डिनेटर बन जाए। यानी ये एग्जांपल देखें, लेट्स सपोज प्रोसेस 7 डाइज और प्रोसेस 3 और 6 को पता लग जाता है कि कोऑर्डिनेटर खत्म हो गया, तो अब वो इलेक्शन प्रोसेस इनिशिएट करेगी। यानी प्रोसेस 3 एक पैकेट भेजेगी जिसमें अपना आईडी डालेगी टू प्रोसेस 4, प्रोसेस 4 अपना आईडी डाल के वो आगे फॉरवर्ड कर देगा 3 4, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 3 4 5, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 3 4 5 6, वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा 3 4 5 6 0 1, वो आगे फॉरवर्ड होगा 3 4 5 6 0 1 2, और इस तरीके से जिसने इनिशिएट किया था उसको ये मैसेज मिल जाएगा। और सेम गोज फॉर द इलेक्शन जो कि नोड 6 ने इनिशिएट की थी, तो इस तरीके से नोड 6 को भी मैसेज मिल जाएगा, और वो मैसेज कौन सा है 6 0 1 2 3 4 5 का। अब क्या होगा कि नोड 6 और 3 को पता लग जाएगा कि हम जो है कोऑर्डिनेटर हैं कि नहीं। नोड 3 को पता लग जाएगा कि मैं तो कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेटर 6 है। सिमिलरली नोड 6 को भी पता लग जाएगा कि कोऑर्डिनेटर नोड 6 है। तो अब ये दोनों नोड जो है ये एक मैसेज भेजेंगे विच इज द कोऑर्डिनेटर मैसेज, जिसके थ्रू वो सारी नोड्स को रिंग को बता देंगी कि अब जो नया कोऑर्डिनेटर इलेक्ट हुआ है उसकी आईडी 6 है, और इस तरीके से हर प्रोसेस को पता लग जाएगा कि हमें अगर कोऑर्डिनेटर से कोई काम है तो हम डायरेक्ट प्रोसेस 6 को मैसेज कर देंगे क्योंकि दैट इज द कोऑर्डिनेटर। तो क्लास ये रिंग एल्गोरिथम था। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस lecture. Thank you very much.